स्टूडेंट्स, एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एनर्जी मैनेजमेंट। और एनर्जी मैनेजमेंट जो है उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि जो एनर्जी मैनेजमेंट होता क्या है और क्यों किया जाता है। अब हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि एनर्जी मैनेजमेंट करते टाइम जो एनर्जी है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। जो एनर्जी जो व्यय होता है, ऊर्जा का जो व्यय होता है उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। काम को करने के लिए चाहिए हमें ऊर्जा। अब जो ऊर्जा है, जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी ज्यादा ऊर्जा का व्यय होगा। अब इस व्यय को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसके कुछ तरीके होते हैं कि उन तरीकों का इस्तेमाल करके हम ये एनर्जी व्यय जो है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे ऊर्जा व्यय को नियंत्रित करने के तरीके। ऊर्जा व्यय को नियंत्रित करने के तरीके। अगर हम बात करें ऊर्जा व्यय को नियंत्रित करने के तरीके, तो सबसे पहले आता है कि जो हमारा किए जाने वाला कार्य है, किए जाने वाले कार्य के प्रति मानसिक दृष्टिकोण सकारात्मक बनाना। यानी कि जो भी कार्य किया जाना है, जो भी कार्य हम करने वाले हैं, उस कार्य के प्रति हमारा जो मानसिक दृष्टिकोण है वो कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। अगर आप किसी काम के प्रति अगर नेगेटिव जो एटीट्यूड है वो रखोगे तो आपको परिणाम भी वैसे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि जैसे मान लो कि आपने हर दिन का, अगर अपन आपकी तैयारी की बात करें तो आपने हर दिन का एक टारगेट डिसाइड किया होता है कि आज के डेट में, जैसे मान लो आपने पूरे वीक का एक टारगेट डिसाइड कर लिया कि मुझे इस वीक में इतना सिलेबस जो है वो कवर करना है, और हर दिन का आपका टारगेट डिसाइड है। अब ये जो आपने टारगेट डिसाइड किया है, इस टारगेट के प्रति अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर आपने सोच लिया कि नहीं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, कुछ भी हो, मुझे कैसे भी मैनेज करना पड़े, लेकिन मैं ये टारगेट जो है वो कंप्लीट करूंगी या करूंगा, और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है उसके प्रति कि अगर मैं इस काम को इस तरह से करूंगा तो मुझे इस काम में सफलता भी मिलेगी। तो इस तरह से आपने एक जो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड है वो डिसाइड कर लिया, तो आप ऑब्वियसली अपना टारगेट भी पूरा करेंगे और बहुत अच्छे से उसको पूरा करेंगे और उसके परिणाम भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन वहीं पर आपने पूरा सिलेबस लेके बैठे, अरे इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, इसको कैसे किया जाएगा, मैं कैसे करूं, क्या करूं, तो उसके प्रति आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड बन गया। अब नेगेटिव एटीट्यूड बन गया, आप पहले से ही नेगेटिव उसके बारे में सोच रहे हो, तो आपका जो है उसमें सफल होने के चांसेस जो है वो काफी कम हो जाएंगे। और उससे फिर आप जब भी बुक लेकर बैठोगे, जब भी आप सिलेबस लेकर बैठोगे, तो आपको क्या होने लगेगी? थकान होने लगेगी। अरे कितना पढ़ूं मैं, इतना सारा सिलेबस पढ़ा है, नहीं होगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, और आप फिर वापस बुक बंद कर दोगे। और इस तरह से आपको जो थकान है वो, जैसे ही आप बुक देखोगे, सिलेबस देखोगे, आपको थकान महसूस होगी। तो आपको करना क्या है? आपको किसी भी काम के प्रति, सिर्फ एक स्टडी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, हम जितने भी कार्य होते हैं जो हम करते हैं या हमें करने होते हैं, उनके प्रति हमारा जो मानसिक दृष्टिकोण है वो कैसा होना चाहिए? हमारा पॉजिटिव दृष्टिकोण होना चाहिए। नेक्स्ट है कार्य करते समय अतिरिक्त चरणों को हटाना। इसका क्या मतलब है? मान लो ये आपकी किचन है, किचन के अंदर अगर हम देखें तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो बर्नर है, गैस है, जहाँ पर आप कुकिंग करते हो, यहाँ आपका जो भी प्रिपरेशन की जगह है, यहाँ पर आपके जो है वो सिंक है। अब आप जब काम कर रहे हो किचन के अंदर, तो आप क्या कर रहे हो? आप अनावश्यक जो स्टेप्स है वो फॉलो कर रहे हो। जैसे
एक काम, जैसे मान लो आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आप सारे के सारे जो प्रिपरेशन का सामान है वो आप यहीं रख सकते हो। जबकि अगर आपने आधा सामान यहाँ रखा है, आधा सामान यहाँ रखा है, या आधा सामान कहीं और रखा है, तो आप क्या करोगे, एक काम को करने के लिए एक बार यहाँ आओगे, दूसरी बार यहाँ जाओगे, तीसरी बार कहीं और जाओगे, चौथी बार आप कहीं, हो सकता है कोई सामान आपने बाहर कहीं रखा हुआ हो तो आप वहां जाओगे। सब्जी बनाने के लिए, सब्जी काटने के लिए आपने एक स्टेप की बजाय 4 या 5 स्टेप कर लिए, तो ये क्या है, आपके अतिरिक्त चरण हो गए। तो हमें क्या करना है, उससे क्या होगा, उससे थकान अनुभव होगी। हमें क्या करना है, हमें कार्य करते समय अतिरिक्त जो चरण है उनको हटाना है। हम हटाएंगे कैसे, हमें जो एक जगह काम करना है उस काम के लिए जो भी हमें वांछित सामग्री चाहिए उसको हम एक जगह रख सकते हैं। हमें जब पता है कि हम यहाँ से चल करके यहाँ जाएंगे और यहाँ हमारे पास ये जो चीजें वो रखी हुई है स्टोर करके, और हमें आज के काम में यहाँ से 4 चीजें चाहिए, तो हम उन 4 चीजों को एक ही बार में ला सकते हैं। यूं नहीं है कि एक चीज लाने के लिए गए, फिर दूसरी के लिए, तीसरी के लिए, चौथी के लिए, तो आपके जो स्टेप्स है वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा, और उससे क्या हो जाएगा, आपको थकान हो जाएगी। तो थकान भी हो जाएगी, आपकी जो एनर्जी है वो भी ज्यादा लगेगी। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो भी गतिविधि हम करते हैं उनको एक क्रम में व्यवस्थित करना। गतिविधियों को एक क्रम में व्यवस्थित करना। क्रम में व्यवस्थित करना। जितनी भी एक्टिविटीज है, जितनी भी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को हमें एक सीक्वेंस में लगाना है, और उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर हम काम करते जाएंगे तो हमारी जो एनर्जी है वो कम वेस्ट होगी। क्योंकि हम काम कैसे कर रहे हैं, हम सीक्वेंस से काम कर रहे हैं। हमने एक काम शुरू किया, फिर हमने उसको छोड़ दिया, फिर हम दूसरा काम करने चले गए, फिर उसको छोड़ दिया, फिर हम तीसरा करने चले गए, फिर हम वापस से पहले के पास आए, तो उससे क्या होगा, हमारी जो एनर्जी है वो ज्यादा वेस्ट होगी। हमें क्या करना है, हमें काम को एक सीक्वेंस में करना है। एक काम को पूरा कंप्लीट करने के बाद में ही नेक्स्ट स्टेप पे हमें जाना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा व्यय को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी सुविधा के लिए कुशल उपकरणों का इस्तेमाल, उपकरणों का प्रयोग। जैसे मान लो किचन में आपको चटनी बनानी है, तो चटनी बनाने के लिए आप सिलबट्टा का इस्तेमाल ना करके किसका इस्तेमाल कर सकते हो, मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपकी जो एनर्जी है वो सेव हो जाएगी। आप हाथ से कपड़े धोने की बजाय आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह के आजकल हमारे पास बहुत सारे जो उपकरण हैं वो मिलने लग गए हैं मार्केट में, और हमारे पास अवेलेबल भी है। तो हमें क्या करना है, हमें हमारी एनर्जी को सेव करने के लिए, हमारे टाइम को सेव करने के लिए हमें उन उपकरणों का इस्तेमाल करना है जिससे हमारा टाइम भी बच जाए और हमारी एनर्जी भी बच जाए। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, सही अंतराल पर आराम करना। सही अंतराल पर आराम करना। मान लो आपने 2 घंटे स्टडी की, 2 घंटे आपने कंटिन्यू स्टडी की। अब 2 घंटे कंटिन्यू स्टडी करने के बाद में आपका जो माइंड है उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी 2 घंटे पहले। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उस टाइम 5 या 7 मिनट का गैप ले लेना चाहिए, बीच में थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा जैसे हम घर के भी कोई अन्य कार्य करते हैं, तो उन कार्यों को करते करते जब हमें थकान होने लगे, हमें लगने लगे कि हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बीच में थोड़ा गैप ले सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा जो एनर्जी लेवल है वो वापस से बूस्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो है, कौशल और तकनीकों में सुधार करके, कौशल और तकनीकों में सुधार करके, कौशल और तकनीकों में सुधार करके हमारे जो काम करने की जो स्किल है, हमारी जो टेक्निक है, उसको सुधार करके भी हम हमारी एनर्जी व्यय होने को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको ध्यान में रखते हुए हमारी जो एक्स्ट्रा ऊर्जा लग रही है, एक्स्ट्रा जो एनर्जी लग रही है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनर्जी मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है थकान, यानी कि फटीग। थकान क्यों होती है, कितने तरह की होती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर आता है आपके नेक्स्ट स्टेप थकान, यानी कि
फटीग। थकान क्या होती है? लगातार कार्य करने पर कार्य क्षमता का घटना, कार्य क्षमता का घटना, यही क्या है? थकान है। ऐसा ही होता है जब हम कंटिन्यू कोई काम करते हैं और काम करते करते हम क्या कहते हैं कि अब तो भाई थकान हो गई है, अब तो हमें थोड़ा रेस्ट चाहिए, और रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट करके और हम वापस से जब काम में लगते हैं तो वापस हम उसी ऊर्जा के साथ उस काम को करते हैं। यानी कि हमारी जो काम करने की एक कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी हम जब काम करते हैं तो एक थोड़ा टाइम काम करने के बाद में कैपेसिटी डाउन हो जाती है। हमें उस कैपेसिटी को वापस बूस्ट करने के लिए क्या करना होता है? हमें थोड़ा सा आराम करना होता है। तो थकान क्या होती है? एक नॉर्मल जो शब्दों में कहें तो थकान क्या है? लगातार कार्य करने पर जो कार्य क्षमता में कमी आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं? थकान कहते हैं। अब जो थकान है उसके क्या कारण है? थकान के कारण, अगर हम कारणों की बात करें तो थकान के दो कारण होते हैं, बाहरी कारक और आंतरिक कारक। आंतरिक कारण, अगर हम बाहरी कारणों की बात करें तो जैसे बाहरी शोरगुल, जो शोरगुल होता है उससे भी हमें क्या होती है? थकान होती है। अनुपयुक्त कार्य क्षेत्र, अनुपयुक्त कार्य क्षेत्र, जहां हम काम कर रहे हैं वो कार्य क्षेत्र हमारे काम करने के उपयुक्त नहीं है, उससे हमें क्या होगी? थकान जो है वो ज्यादा होगी। अधिक कार्यभार, अधिक कार्यभार, अगर हमारे पास वर्कलोड ज्यादा है तब भी हमें क्या हो जाएगी? थकान हो जाएगी। अगर हम बात करें आंतरिक कारणों की तो आंतरिक कारणों में आपके क्या आएगा? आपके आएगा कोई भी बीमारी, जैसे आपके उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी हो सकती है, हाई बीपी, या फिर आपके डायबिटीज हो सकती है, या फिर लो हीमोग्लोबिन। इसके अलावा आपके बीमारी के अलावा इसमें हो सकता है आपके बीमारी में आपके हाई बीपी आएगा, डायबिटीज आएगा, लो लो एचबी आ जाएगा, यानी कि आपके जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो कम। इसके अलावा जो है कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, जैसे आपको प्रोटीन एलर्जी, मालन्यूट्रिशन है, इस तरह की जो कुपोषण, कुपोषण भी कह सकते हैं। तो ये सारे कारण जो है वो आंतरिक कारण होते हैं। यानी कि थकान जो है वो दो कारणों से होती है, बाहरी कारणों से और आंतरिक कारणों से। अगर हम बात करें बाहरी कारणों की तो बाहरी शोरगुल है, अनुपयुक्त कार्य क्षेत्र है, अधिक कार्यभार है। आंतरिक कारणों की बात करें तो किसी भी तरह की कोई बीमारी हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, कुपोषण हो सकता है, और या फिर हमारी जो किसी काम में रुचि नहीं है। तो इस तरह की जो भी कारण है वो आपके आंतरिक कारणों में आ जाएंगे। ये थी आपके थकान। थकान क्या होती है? थकान के कारण कौन कौन से है? अब हम देखते हैं थकान के प्रकार। थकान जो है वो कितने तरह की होती है? अगर हम थकान के प्रकार की बात करें तो थकान दो तरह की होती है। दो प्रकार थकान के देखेंगे। थकान के प्रकार कौन कौन से हैं? शारीरिक कारण और दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारण। अगर हम बात करें शारीरिक कारणों की तो शारीरिक कारणों से जो थकान होती है वो किसकी वजह से होती है? जो हमारी पेशियां हैं, पेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव, लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जिससे हमें क्या होती है? शारीरिक थकान होती है। और ये जो शारीरिक थकान है इसको हम किससे नापते हैं? अर्गोमीटर के द्वारा नापा जाता है। इसको अर्गोमीटर द्वारा नापा जाता है। थकान से आपके क्वेश्चन आ सकता है, शारीरिक थकान किन कारणों से होती है? तो पेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है। और जो ये शारीरिक थकान होती है इसको नापा किससे जाता है? तो एक यंत्र होता है जिसका नाम होता है अर्गोमीटर, उसके द्वारा इसको नापा जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है मनोवैज्ञानिक थकान की। ये जो मनोवैज्ञानिक थकान होती है ये भी दो तरह की होती है।
कौन कौन सी होती है? एक तो होती है आपके नीरस थकान और एक होती है आपके कुंठाजन्य थकान। कुंठाजन्य थकान। अगर हम बात करें नीरस थकान की, तो नीरस थकान जब हम किसी काम को बार बार करते हैं और उस काम को करते करते हम ऊब जाते हैं, उस काम में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, कोई रुचि नहीं रहती है, तो हमें कौन सी थकान हो जाती है? नीरस थकान। यानी कि रुचि का घटना, किसी काम से ऊबना, इससे होने वाली जो थकान होगी वो कौन सी थकान होगी? नीरस थकान। कुंठाजन्य थकान कौन सी होगी? जब हम किसी काम को बार बार करते हैं और उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने एक कंपटीशन दिया, उसमें आप सफल नहीं हुए, दूसरा कंपटीशन दिया, आप सफल नहीं हुए, तीसरा कंपटीशन दिया, नहीं सफल हुए, तब कौन सी थकान होगी? तब कुंठाजन्य थकान हो जाएगी। तो किसी काम को बार बार करने पर भी, किसी काम को बार बार करने पर भी सफल नहीं होना, सफल नहीं होना, यह आपकी कौन सी थकान है? यह आपकी कुंठाजन्य थकान है। तो यहाँ पर हमने दो तरह की थकान देखी है, एक तो शारीरिक थकान, एक मनोवैज्ञानिक थकान। शारीरिक थकान की अगर हम बात करें तो पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जब जमाव हो जाता है तो हमें शारीरिक थकान होती है और अर्गोमीटर द्वारा इसको नापा जाता है। अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक थकान की, तो ये नीरस और कुंठाजन्य दो तरह की थकान होती है। नीरस यानी कि रुचि का घटना, ऊब जाना, जैसे आप बार बार, जैसे मान लो आपने 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाई कर ली, अब आप उससे ऊब गए हो, आपका इंटरेस्ट जो है वो कम होने लगे, अब आप क्या करोगे? अब कोई दूसरा काम करोगे तो आपका उसमें मन लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, यहाँ पर आपकी कार्य क्षमता कम नहीं हो रही है। यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक थकान है उसमें जो कार्य क्षमता है वो कम नहीं होती है, कार्य क्षमता कम नहीं होती। कार्य क्षमता कम कैसे नहीं होती? क्योंकि मान लो आपने 2 घंटे पढ़ाई करी लगातार, आपने पढ़ाई करते करते आप उस पढ़ाई से उब गए, अब आप कोई दूसरा काम करोगे तो आप उसी कैपेसिटी के साथ उस दूसरे काम को कर पाओगे, यानी कि आपका इंटरेस्ट कम हो गया है इसमें। इसलिए जो नीरस थकान है उसमें जो है कार्य क्षमता कम नहीं होती है, इसमें सिर्फ आपका रुचि घट जाती है, ऊब जाते हो। और जो कुंठाजन्य थकान है उसके अंदर आप बार बार किसी भी काम को करते हो और सफल नहीं होते हो, तब जो है वो इंसान निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है और कुंठित हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कुंठाजन्य थकान कहते हैं। अब नेक्स्ट है थकान जो है उसको दूर करने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं? थकान को दूर करने के उपाय कौन कौन से उपाय हो सकते हैं? थकान को कैसे हम दूर कर सकते हैं? थकान को दूर करने के उपाय, अगर हम थकान को दूर करने के उपायों की बात करें तो हम सबसे पहले देखते हैं विश्राम काल। विश्राम काल, प्रेरणा की भूमिका, प्रेरणा की भूमिका यानी कि मोटिवेशन। इसके अलावा कार्य में परिवर्तन, कार्य में परिवर्तन। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इसमें आता है आपके उचित शारीरिक संस्थिति और मुद्रा, उचित शारीरिक संस्थिति यानी कि पोस्चर, इसको हम क्या कहेंगे? पोस्चर और मुद्रा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है कार्य के प्रति रुचि जागृत करना, कार्य के प्रति रुचि जागृत करना, रुचि जागृत करना यानी कि थकान जो है उसको दूर करने के उपाय में क्या क्या आ जाता है? आपके विश्राम काल आ जाता है, प्रेरणा की भूमिका आ जाती है, कार्य में परिवर्तन, उचित शारीरिक संस्थिति और मुद्रा, कार्य के प्रति रुचि जागृत करना, कार्य में कौशल विकसित करना, कार्य में कौशल विकसित करना, विकसित करना। इसके अलावा समय और शक्ति के बचत के उपकरणों का प्रयोग करना, समय शक्ति बचत के उपकरणों का प्रयोग करना, उपकरणों का
प्रयोग करना। यहाँ पर हम एक एक करके देखते हैं। विश्राम काल, हमने पहले भी बात की थी कि जब भी हम कोई काम करते हैं, लगातार हम कोई काम करते हैं तो हमें थकान का अनुभव होता है। उस थकान को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक बीच में थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कोई भी काम करते करते जब आप थक गए हो तो उस थकान को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, विश्राम काल यानी कि रेस्ट पीरियड रख सकते हो। आपने जो भी टाइम प्लान बनाया है, जो भी आपने कार्य की योजना बनाई है, उस योजना के अंदर आपको एक रेस्ट पीरियड देना होता है कि हम मॉर्निंग में मान लो 5 बजे जगह, 5 बजे से लेकर के जितना भी जो भी है 11 बजे तक जो भी काम किया, इसके बीच में भी एक छोटा रेस्ट होता है। और उसके बाद में यहाँ दोपहर का जो टाइम है उसमें भी आप रेस्ट का रखोगे, और उसके बाद में जो शाम का काम है वो किया, और रात में फिर रेस्ट। तो इस तरह से जो भी आपने योजना बनाई है उस योजना के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, जो रेस्ट है वो करोगे, क्योंकि रेस्ट करने से आपकी जो कार्य क्षमता है वो वापस से बूस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है कार्य में प्रेरणा की भूमिका, यानी कि अगर मान लो किसी काम को करने में आपको आलस्य आ रहा है, आपको आपकी उसमें रुचि जागृत नहीं हो रही है, तो आपको उस काम के प्रति अगर आपको मोटिवेशन मिले, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं आपकी तैयारी को लेकर के, आपका जो इंटरेस्ट है वो नहीं बन पा रहा है तैयारी को लेकर के, तो अगर आपको मोटिवेशन मिलेगा, जैसे अगर मैं आपको मोटिवेट करूं कि अगर आप ये तैयारी बहुत अच्छे से करोगे और मेरे साथ जुड़ोगे और मैं आपको बहुत अच्छे से जो अच्छा कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाऊंगी, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवाऊंगी, आपको सिर्फ जुड़े रहना है, इस क्लास को देखना है और इस क्लास को देख करके जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है उनको बनाना है और साथ के साथ इसको रिवाइज करना है। ऐसा करने से आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस तरह से अगर मैं आपको मोटिवेट करूं तो आप क्या होगे, उस काम को करने के लिए आप राजी हो जाओगे और वो काम आप बहुत ही मनोयोग से करोगे। तो इस तरह से हम किसी भी काम में अगर किसी का इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है तो हम उसको मोटिवेट करके उसका इंटरेस्ट जो है वो काम में कर सकते हैं। इसके अलावा है कार्य में परिवर्तन। जैसे मान लो आप कोई काम करते करते बोर हो गए हो, आपको थकान अनुभव होने लगी है, तब आप क्या कर सकते हो, आप काम में परिवर्तन कर सकते हो। आप उस काम को एक बार के लिए छोड़ सकते हो, आप दूसरा काम कर सकते हो जो आप जिस काम में आपकी रुचि है। आपने दूसरा काम किया, उसके बाद में आप वापिस से उस पहले काम को कर सकते हो। इससे जो है वो आपकी थकान जो है वो थोड़ी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट है उचित शारीरिक संस्कृति यानी कि पोस्चर और मुद्रा। जब भी हम कोई काम करते हैं, जैसे हमें कोई झुककर कोई काम करना है, हमें वजन उठाना है या फिर हमें बर्तन साफ करने हैं, खड़े खड़े खाना बनाना है, तो इस तरह के जो भी हम काम करते हैं, या कपड़े धोने हैं, कपड़े सुखाने हैं या कपड़े निचोड़ने हैं, तो इस तरह के जो भी हम काम करते हैं उसमें अगर हम जो हमारा बॉडी पोस्चर है उसको करेक्ट रखेंगे तो हमें थकान का अनुभव कम होगा और हमें ज्यादा थकान नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे बॉडी पोस्चर को सही रख के भी थकान को दूर कर सकते हैं। कार्य के प्रति रुचि जागृत करना, अगर कोई भी काम है उसमें आपकी रुचि डेवलप नहीं हो रही है तो उसमें आपकी रुचि जागृत की जा सकती है। नेक्स्ट है कार्य में कौशल विकसित करना। अगर किसी काम को करने का आप में कौशल नहीं है, कोई स्किल नहीं है, जैसे मान लो अपन जब स्टार्टिंग में खाना बनाना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर वो स्किल नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ वो स्किल हमारी डेवलप हो जाती है और हम बहुत अच्छा खाना बनाना शुरू कर देते हैं। जब स्टार्टिंग में बच्चा पेंसिल पकड़ता है तो वो बच्चा उतना अच्छा तरीके से नहीं लिख पाता है, लेकिन धीरे धीरे वो उस पर प्रैक्टिस करता रहता है और उसके बाद में उसकी राइटिंग जो है वो काफी अच्छी हो जाती है और अच्छा स्पीड से वो लिखना सीख लेता है। तो उसने क्या किया, लिखने का कौशल विकसित कर लिया। तो इस तरह से किसी भी काम में कौशल जो है वो विकसित करके भी थकान को दूर किया जा सकता है। समय शक्ति बचत के उपकरणों का प्रयोग करना। समय और शक्ति बचत के जो भी उपकरण होते हैं, आजकल हमारे पास बहुत सारे जो इस तरह के इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, उनका उपयोग करके भी हम थकान को दूर कर सकते हैं। जैसे पोछा लगाने के लिए में बैठ के पोछा ना लगा करके हम जो स्टैंडिंग वाला जो होता है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हाथ से कपड़े ना धो करके वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो जैसे चटनी वगैरह है सिलबट्टे पर ना पीस के जो मसाले वगैरह है वो हम मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऐसे उपकरण अवेलेबल है, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स अवेलेबल है जिनका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी थकान को दूर कर सकते हैं। तो ये था आपके एक टॉपिक आज यहाँ पर कंप्लीट होता है, एनर्जी मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।